आखिर क्या है गोदी मीडिया की चापलूसी का राज? क्यों पूरा गोदी मीडिया चिढ़ता है रवीश कुमार से? अगर काम नहीं कर रही मोदी सरकार तो मीडिया क्यों कर रहा है प्रचार? देश में मोदी विदेश में मोदी, क्या बस मोदी की ही है जय जयकार? दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ लोग मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स को गोदी मीडिया कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि सत्ता की गोदी में बैठा हुआ मीडिया जो दिन रात बस सरकार की जय जयकार करता है। और ये गोदी मीडिया का टर्म इजाद किया था जाने माने पत्रकार रवीश कुमार ने। दोस्तों, रवीश कुमार साहब की गलती बस एक ही है कि वो अपने शोज में मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहते थे। पर वे सिर्फ आलोचना ही नहीं करते थे, बल्कि अपने बात को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स, साक्ष्यों और आंकड़ों के आधार पर बात करते थे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर रवीश कुमार कुछ उल्टा सीधा आरोप सरकार को सिर्फ बदनाम करने की नीयत से लगा रहे होते तो कब का जेल के अंदर होते और न जाने कितने आरोप, राजद्रोह, यूएपीए आदि के मुकदमे झेल रहे होते। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि रवीश या उनके चैनल को फलाना पार्टी से चंदा मिलता था, और ये बात सही नहीं है। और इस प्रकार के सवाल उठाने वालों से हम पूछना चाहेंगे कि अगर ऐसा सच में था तो इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण क्यों नहीं पेश किए गए? क्योंकि आज की तारीख में सारा मीडिया सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा का राग अलाप रहा है और इसीलिए सिर्फ रवीश को टारगेट किया गया। क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर आप किसी का पक्ष नहीं ले सकते। रवीश ने पत्रकारिता के इसी धर्म का तो पालन किया। हमने ऐसी भी सरकारें देखी हैं जब देश के प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री की आलोचना करने का प्रचलन मीडिया में आम बात हुआ करता था और आलोचना ही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। पर आज का मीडिया तो सरकार के आगे नतमस्तक है। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा, पर सरकार खुद इन चैनल्स को और प्रिंट मीडिया को बहुत सारा पैसा देती है विज्ञापन चलाने के लिए। नहीं विश्वास हुआ तो ये रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट पेश की है मोदी सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने, जिसके मुताबिक मोदी सरकार ने 2014 से लेकर 2022 तक 6,491 करोड़ की राशि विज्ञापन पर खर्च की है। जब इतनी बड़ी धनराशि केवल विज्ञापनों पर ही खर्च होगी तो मुमकिन है कि हर ओर मोदी राग ही बजे। वो एक कहावत है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ठीक वैसे ही जिसका धर्म पैसा पैसा और पैसा ही होता है, उन्हें बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे एक गल्ले वाला जो गुटखा या सिगरेट बेच रहा है और मुनाफा कमा रहा है, वो लोगों को कभी सिगरेट के नुकसान तो गिनवाएगा नहीं, उसे मतलब भी क्या है। वो किराने वाला जो सस्ता और मिलावटी घी या डालडा बेच रहा है, उसे पता है कि इन प्रोडक्ट्स के नुकसान क्या हैं, पर फिर भी उसे सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब है। ठीक उसी प्रकार ये मीडिया संस्थान भी एक सुसंगठित बिजनेस तंत्र है, जिनमें कई सौ करोड़ की लागत लगती है, हजारों का स्टाफ होता है, कई प्रकार के संसाधनों की खपत होती है। एक मीडिया संस्थान को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। अब ये न्यूज चैनल अधिकतर फ्री टू एयर होते हैं, जिनका कोई सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं होता। तो ऐसे में इनकी कमाई कहाँ से होती है? तो वो कमाई होती है इनके प्रोग्राम्स के बीच में आने वाले प्रचार के कारण। और ये प्रचार ही हैं जिन्होंने मीडिया को गुलाम बना रखा है। पूछिए कैसे? वो ऐसे कि किस चैनल पर कौन सी कंपनी कितने ज्यादा दामों में कितने प्रचार चलवाएगी, ये निर्भर करता है इस बात पर कि उस चैनल की टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट या टारगेट रेटिंग पॉइंट कितनी है, यानी कि कितने ज्यादा लोग उस चैनल को देखते हैं। और जो चैनल जितने ज्यादा लोग देखते हैं उतने ही ज्यादा प्रचार उस चैनल पर चलेंगे और बड़े बड़े उद्योगपति भी उसी चैनल पर ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे। ये उद्योगपति या इनकी कंपनियां अक्सर किसी चैनल के प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करती हैं, को स्पॉन्सर करती हैं और बहुत सारा पैसा देती हैं। अब इन कुछ जानी मानी कंपनियों में से ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके सीधे संबंध सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों से हैं, जैसे बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि, जो कि अक्सर बड़े बड़े चैनल्स को स्पॉन्सर करती है। दोस्तों, ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके सीधे तार सरकार से जुड़े हैं, या वे लोग जिनके साथ मोदी जी के गहरे संबंध हैं, या खुद सरकारी या अर्ध सरकारी कंपनियां। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये लोग उस चैनल को चलाने के लिए मोटा मेहनताना दे रहे हैं तो क्या वो चैनल सरकार की आलोचना कर सकेंगे? और वे उद्योगपति जिनका सरकार से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो इन मीडिया संस्थानों को फाइनेंस करें? जी नहीं, क्योंकि उन उद्योगपतियों के विमानों की उड़ान भी सरकार की हवाई पट्टी से होकर गुजरनी तो है ही, वरना मोटा टैक्स दीजिए, अपने कर्ज का हिसाब दीजिए, इनकम टैक्स की जांच, ईडी की जांच आदि अनादि। और फिर मान भी लीजिए कि कोई सिर्फ बिजनेसमैन ये करता भी हो, उस केस में भी वो देनदाता
का इतना बड़ा देनदाता तो नहीं बन पाएगा जितना सरकार खुद बन जाती है। ऐसे में अक्सर दोस्तों होता ये है कि इन चैनल्स को या इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या तो गैर भाजपा शासित राज्यों के विज्ञापन मिलते हैं या तो दर्शक खुद इनका सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर इनकी खबरों को पढ़ते और देखते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे चैनल्स और प्रिंट मीडिया हैं जो इस सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करते हैं, जैसे न्यूज लॉन्ड्री, द प्रिंट, टेलीग्राफ, जनसत्ता आदि। अब ऐसे में जो अथाह पूंजी गोदी मीडिया चैनल्स को सरकारों से और इन उद्योगपतियों से मिलती है, उसके मुकाबले इन इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स को जो पूंजी मिलती है निश्चित तौर पर बहुत कम होती होगी और बहुत मुश्किल होता होगा इन संस्थानों को चलाना भी। ये खबरें लिखते हैं, खबरें बयां करते हैं, किस लिए? ये भी तो सरकारी विज्ञापन ले सकते थे, ये भी तो पूंजीपतियों के आगे झुक सकते थे। पर दोस्तों जैसे अभी आपको किराने का एग्जांपल दिया था, तो कुछ किराने वाले ऐसे भी होते हैं जो महंगा घी, महंगा डालडा बेचते हैं पर मिलावटी बेचना पसंद नहीं करते हैं। कुछ सिगरेट बेचने वाले ऐसे भी होते हैं जो जीविका चलाने के लिए बेचते भी होंगे तो ये कहकर बेचते होंगे कि भैया सिगरेट पीने से कैंसर भी होता है। कुछ मेडिकल स्टोर वाले ऐसे भी होंगे जो कड़वी दवा देकर ये कहते होंगे दवा कड़वी है जनाब पर असरकारक है। ऐसे में दोस्तों तय आपको करना है कि क्या आपको कड़वी और असरकारक दवा लेनी है या स्वादिष्ट, मीठी और लच्छेदार हानिकारक दवा लेनी है। दोस्तों आलोचना से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, बल्कि हमारे यहाँ तो संत कह गए हैं कि आलोचना तो उस साबुन की तरह है जो धुल के आपको साफ कर देती है। तो दोस्तों कबीर दास की इन कुछ पंक्तियों के साथ हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। धन्यवाद।